हम्म। तो बच्चों आज हमको कुछ नया पढ़ना है। और ये बात स्टार्ट होती है 1956 से, जब इंडिया में लागू हुआ सो कॉल्ड व्हाट इज नेम्ड टू बी इंडियन कंपनीज एक्ट। And accordingly all the companies until unless it is a statutory company जिसका अपना कानून होता है, लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनका अपना कानून है, LIC एक्ट 1945, ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली रन नहीं होते हैं। एल्स बाकी सारी कंपनीज इंडिया में जिनका अपना कानून नहीं है, दे आर सुपरवाइज्ड एज पर कंपनीज एक्ट। और पुराना वाला था 1956 का बच्चों, और नया वाला बन गया 2013 का। ये 2013 के कानून को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? आई होप सो टीचर्स मस्ट हैव टॉट यू इन क्लास 11 फॉर ISC स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट कॉल्ड कॉमर्स एंड फॉर CBSE वंस इन द सब्जेक्ट कॉल्ड बिजनेस स्टडीज। आपने पढ़ा जरूर होगा, बट अगर नहीं भी पढ़ा, जो मेरे को बहुत फर्म बिलीव है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इज दैट क्लियर? मेरा ग्रेजुएशन में बीकॉम में भी कंपनीज लॉ में थोड़ा स्पेशलाइजेशन था। लॉ पढ़ने की शुरू से मेरी चाहत रही है, अब पता नहीं चाहत कहाँ से ही भगवान जाने। तो कंपनीज एक्ट 2013 की जरूरत क्यों पड़ी, ये थोड़ा सा ज्ञान आपको दे दें। 1948 की तरफ चलते हैं बच्चों। 47 इंडिया अटेंड इट्स इंडिपेंडेंस, ऐसा बताया जाता है, रियलिटी में ऐसा कुछ था नहीं। तो 1948, अब बच्चे कहेंगे सर क्यों नहीं था, इसके लिए आप मेरी लीगल स्टडीज की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहां मैंने बहुत समझाया हुआ है। तो 1948 में पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है, जिसमें गवर्नमेंट लगभग सारे प्रोडक्शन सेंटर्स अपने अंडर में रखती है, और वो प्राइवेटाइज नहीं करती। क्यों नहीं करती? उनके अंदर एक डर था कि अभी तो ब्रिटिशर्स गए हैं, अगर हमने किसी गोदरेज, या उस समय अंबानी तो थे नहीं, और टाटाज, या आप बोल सकते हैं कि कुमार मंगलम बिरला ग्रुप, जिनका आदित्य बिरला ग्रुप है, आदित्य जी नहीं, आदित्य बिरला ग्रुप, अगर इन सबको दे दिया, तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमको ओवर पावर कर गई थी, हो सकता है ये कंट्री को रूल कर लें। तो गवर्नमेंट ने कहा वी कैनॉट टेक अ सेकेंड रिस्क। अगला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है 1956 में, व्हेन इट वाज ऑब्जर्व्ड कि 1948 का IPR बहुत कुछ अच्छा देश के लिए कर ही नहीं पाया। तो कंपनीज को थोड़ा सा डीरेगुलेट किया गया, कि कुछ को प्राइवेट सेक्टर में डाल देते हैं, बट मेजोरिटी वो स्टिल इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ खास तब भी नहीं हो पाया। और बच्चों समय आ गया 1990, और यहां तक, आई रिपीट चिल्ड्रन, यहां तक प्रॉब्लम क्या आ गई? हमारा मेजॉरिटी इंपोर्ट्स होता था फॉरेन कंट्रीज से, एक्सपोर्ट के नाम पे वी वर अ बिग जीरो बेसिकली, कुछ खास होता नहीं था। खोपड़े में बात गई। हमारी मैक्सिमम जो बिजनेसेस थी वो ठप थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज रैम्पेंट, चोरी चकारी अव्वल दर्जे की थी हिंदुस्तान में। बीच में दो तीन लोग और गड़बड़ी करने चले आए। कौन? जानते होंगे चाचा जी को। नहीं जानते लोग? मैं चाचा जी का नाम बताता हूं। अबू सलेम जी, दाऊद इब्राहिम जी। सर चाचा कैसे हो गए? वो भी इंडियन, हमारे पापा मम्मी भी इंडियन, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो वो पापा के भाई हुए, तुम्हारे चाचा लगे ना। समझ में आ गया? तो अभी अबू सलीम जी को तो मैंने बुलवा लिया फोन करके, आ जाओ चुपे जाओ, नहीं तो वहीं पे कोई रॉ एजेंट तुमको निपटा देगा। तो डर सहम के उनको पोर्टुगल से इंडिया खींच लाए हैं। मेरे को बुलाया था CBI वालों ने, आइए इनका इंटरोगेशन करिए। मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, इनका इंटरोगेशन ज्यादा जरूरी है। तो इन सारे लोगों ने इंडिया की सो कॉल्ड सक्सेस स्टोरी को बैड स्टोरी में कन्वर्ट करने का बीड़ा उठा लिया था। तो इन्होंने सबसे पहला कर्मकांड क्या किया? इन्होंने सोचा कि कैसे यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल वगैरह लाया जाए। थोड़ा सा कामयाब हो भी गए थे, बट ज्यादा नहीं हो पाए। जनता दल की गवर्नमेंट थी, हालत टाइट थी। 1990 के आसपास मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया, और बोला गया कि भाई आप जाइए थोड़ा वर्ल्ड बैंक के पास, थोड़ा उनसे उधार लेके आइए। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व्स बचा था। मीनिंग टू से, आपके घर में बुरा मत मानिएगा, सिर्फ इतने पैसे पड़े थे कि 15 दिन का राशन पानी तो पापा खरीद सकते हैं अपनी कमाई से, उसके बाद पैसा था ही नहीं। तो 2 हफ्ते का इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स हमारे पास फॉरेन करेंसी थी, उससे ज्यादा नहीं थी। तो मनमोहन सिंह जी इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बन के वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है भाई यू आर रिप्रेजेंटिंग हूम, कह रहा है रिप्रेजेंटिंग रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ई सेट की थोड़ा फोन ऑन करके देख लीजिए, उस समय का इंटरनेट होता था, कि भाई वहां पे तो जनता दल की सरकार थी, वो तो टूट गई आपस में, और गवर्नमेंट कोलेशन की थी, खत्म हो गई, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग हूम। तो उन्होंने बातचीत की। दो इंडिया हैड अ प्रॉमिसिंग स्टोरी सिंस इंडिपेंडेंस, और लोग इसको सोने की चिड़िया बोला करते थे। जितना वर्ल्ड बैंक ने सोना गिरवी रखा, लगभग रफली कुछ
3,000 करोड़ या 9,000 करोड़ के आसपास था। गूगल और यूट्यूब कर लीजिएगा, पता लग जाएगा। तो 3 गुना वर्ल्ड बैंक पैसा देने को तैयार हो गया। जब वापस लौट के आए, फिर से इलेक्शंस हुए, कांग्रेस की गवर्नमेंट रूल में आ गई। थोड़ी बीच में हालत और खराब थी, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उस समय, और बोला गया मिस्टर हर्षद मेहता जी को, भाई लोग आपकी बात काफी मानते हैं, ये हर्षद मेहता नाम तो सबने सुना होगा, आप अगर बोल देंगे कि इस कंपनी का शेयर खरीदो तो लोग खरीदेंगे। खरीदेंगे तो अपने घर से पैसा निकाल के मार्केट में लाएंगे, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बढ़ेगा, डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस, लोग शेयर बेचना नहीं चाहते। बट हर्षद मेहता कह रहे हैं डनलप टायर बहुत अच्छा है, एमआरएफ टायर बहुत अच्छा है, सौरभ सर का टायर बहुत अच्छा है, तो लोग खरीद लेंगे। तो इससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और लोगों का पैसा बाजार तक आएगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे बच्चों, हफ्ते भर के अंदर जो हमारा सेंसेक्स 2,700 था, वो बढ़ के 4,500 पहुंच गया। इतना गेन तो एक हफ्ते में आज भी नहीं होता है। तो लोगों को बात समझ में आई, परसेंटेज में आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 67% का हाइक था। तो लोगों ने पैसा लगाया, लोगों को लगा कि भाई फायदा होगा। ये बातें जब फॉरेन कंट्रीज के लोगों ने देखी और हमारे यहाँ उन्होंने पैसा लगाना स्टार्ट किया, तो 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी चल रही है, जिसको आप आईपीआर 1991 या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, तो लास्ट की दो पॉलिसीज में द प्रिंसिपल वाज लाइसेंसिंग, प्रोहिबिशन एंड कोटा सिस्टम। बट अब जब 91 की पॉलिसी आई, तो लाइसेंसिंग वाज रिप्लेस्ड विद लिबरलाइजेशन, प्रोहिबिशन वाज रिप्लेस्ड विद प्राइवेटाइजेशन, एंड कोटा सिस्टम वाज रिप्लेस्ड विद सर जयपुर सिस्टम। अरे वो राजस्थान का कोटा नहीं है, समझ में आ गया, इट इज ग्लोबलाइजेशन। तो आपने अगर गुरु मूवी देखी हो स्टारिंग अभिषेक बच्चन, जो धीरू भाई अंबानी जी को portray करते हैं, श्रेया जी कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं सर। तो सुनिए, एकदम मौज वाली स्टोरी सुना रहा हूँ समय। तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो उस पिक्चर में दिखाया गया कि भाई कितने रेस्ट्रिक्शंस उस जमाने में हुआ करते थे। अगर आपको फैक्ट्री लगानी है 4,000 मीटर टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने के लिए, तो गवर्नमेंट कह रही नहीं, यू कैन डू दिस। आप मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं 2,000 मीटर्स पर मंथ, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो यू वुड बिकम डोमिनेटिंग। आप अपना सस्ता आउटपुट मार्केट में बेचेंगे तो हो सकता है बाकी सेलर्स की दुकान ही चौपट हो जाए। तो ये सब अलाउड नहीं था उस जमाने में। तो खैर धीरे धीरे नॉर्म्स चेंज हुए, हम थोड़े लिबरल हुए, बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी दी गई। तो आज का जो स्टार्टअप आइडिया है बच्चों, इससे भी कहीं ज्यादा भयंकर था उस जमाने का 1991 का हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बच्चों। तो इंडिया में आज जो आपको ग्रोथ नजर आती है, कोई कितनी भी बकवास कर ले, डॉग्स बार्क एलिफेंट्स मूव, ये कहावत आपने सुनी होगी, कुत्ता भौंके हजार हाथी चले शॉपिंग मॉल, अरे बाजार मतलब। ओके, तो 1991 में जो मनमोहन सिंह जी ने किया, आई कैन बेट ऑन दिस कि भगवान भी वो काम हिंदुस्तान के लिए नहीं कर सकते थे। तो इतना आप समझ ही नहीं सकते, मतलब आई कैन नॉट डिफाइन दोस थिंग्स। गल्फ वॉर चल रहा था उधर, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, उसके बीच में हमारी सक्सेस स्टोरी लिखी गई थी। तो हमारे घर में जब हम क्लास 5th में पढ़ते थे 1991 में, नहीं फेल वेल नहीं हुए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1981 1980 की पैदावार है, तो 11 साल का बच्चा लगभग 5वीं में होता है। तो उस जमाने में पेप्सी कोको कोला ऐसे नहीं मिलता था जैसे आपको मोहल्ले की दुकान पे मिलता है। फैमिली आर्स हैड अ हैवी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का, रॉ मटेरियल का बिजनेस। तो पापा यूज टू गो फॉर मार्केटिंग नियर गोरखपुर एरिया। तो वहां पे नेपाल से लगा हुआ नौतनवा बॉर्डर था, वहां पे कोको कोला कोल्ड ड्रिंक हिंदुस्तानियों को मिला करती थी। और आज सोचिए कितना इजी एक्सेस है। वॉकमैन किसी घर में, कैमरा किसी घर में आ जाए, भैया मोहल्ले के वो बहुत रईस माने जाते थे। आज आप आईफोन भी खरीदते तो क्या फर्क पड़ता है, चार के पास है। तो वो जमाना एक ऐसा था जब जीन्स वगैरह मूवीज में ज्यादा नजर आती थी। तो जैसे आज आपको रोल्स रॉयस और टेस्ला गाड़ी नजर आती है, तो उस समय नॉर्मल कार टेस्ला कार हुआ करती थी। तो ये था 91 के पहले का इंडिया। तो 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, काफी कॉरपोरेट्स बाहर से आए, काफी मल्टीनेशनल्स आए, फॉरेन कंपनीज आई, उनको इंडिया में रजिस्टर किया गया। जितनी भी आपको सुनाई पड़ती हैं, इधर इट बी सोनी, फिलिप, सैमसंग, एनी चिल्ड्रन एनी। तो मनमोहन सिंह जी को एक बात समझ में आई कि इन फ्यूचर जब ये सारी की सारी कंपनीज अपना फाइनेंशियल डेटा गवर्नमेंट को देंगी, फाइनेंशियल में एन और ए ज्यादा ही हो गए, चलिए रीराइटिंग, जब ये फाइनेंशियल डेटा कंपनीज गवर्नमेंट को देंगी, दे मे डू सम टाइप ऑफ फ्रॉड। और उनकी सोच एकदम सही थी। डेटा देख लीजिएगा, 1947 से लेकर 1991 तक चल रहे हैं, इंडिया के सारे फ्रॉड स्कैम सब जोड़ डालिए, यू वोंट काउंट मोर देन 500 करोड़। 1991 में
कॉरपोरेटाइजेशन की वजह से इतना करप्शन हुआ, इतना करप्शन हुआ, कोई भी स्कैम 5,000 करोड़ से कम का था ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कॉमनवेल्थ घोटाला, ऑल आउट आती होगी आपके घर में ना? कितने की आती है? 100 रुपए की शायद, 97 रुपीज की। उसका किराया 1,500 रुपए दिया गया था। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जिसकी परचेज प्राइस 9,999 है, 1 लाख रुपए किराए पे लिया गया था। ये थी धांधलेबाजी उस जमाने की। तो एक बार तो एक टीचर ने बच्चे से पूछा, एक वॉल बनाने में अगर 1 लाख रुपए का खर्च आता है तो 4 वॉल बनाने में कितना खर्च आएगा? बच्चा बोला, मैडम 10 करोड़। मैथ्स की टीचर बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या नाम है पापा का? कह रहा सुरेश कलमाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स के जो मिनिस्टर थे उस समय। तो इतनी धांधलेबाजी होती थी, इतनी धांधलेबाजी। खैर, प्रेजेंट गवर्नमेंट्स हैं, इनके यहाँ धांधलेबाजी होती है नहीं होती भगवान जाने, मेरे को तो सुनाई नहीं पड़ा। बट पुल बनने के बाद टूट कैसे जाता है ये भी मेरे को समझ में कम आया। बाकी आप समझदार हैं, समझ ही जाएंगे। गॉट इट क्लियर? खोपड़े में बात गई। और लोगों का थोड़ा ध्यान म्यान हटवाना है तो जिस दिन नीट का रिजल्ट है उस दिन वोटिंग का रिजल्ट दे दो। और ध्यान हटाना है तो कुछ लोगों को बोलो ट्रैक पे पत्थर रख के यूट्यूब वीडियो बना लेना एक। इज दैट अंडरस्टूड? क्या सही है क्या गलत है, दो ही लोग जानते हैं, जो कर रहा है, जो करवा रहा है, और एक भगवान, तीसरा तो कोई नहीं जानता। खैर, बैक टू पवेलियन चिल्ड्रन। तो मनमोहन सिंह जी ने सोचा भाई ये धांधलेबाजियां हो सकती हैं, तो ही कॉन्टैक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशंस, बट देश बहुत ही सो कॉल्ड लो लेवल पे था तो इतना ध्यान किसी का गया ही नहीं। जब आया ईयर और पता लगा धांधलेबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, तो सोचा गया कि भाई ये जो फॉरेन कंपनीज है इनको थोड़ी फटकार लगाई जाए, डांटा जाए। भाई व्हाट न्यूसेंस यू आर प्लेइंग, हर साल इतनी टैक्स की चोरी कर जाते हो। तो इन कंपनीज ने अराउंड द ईयर 2002-3 चिल्ड्रन रिपोर्टिंग की और ये बोला कि भाई आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का तरीका है, इट इज टोटली न्यू फॉर अस, और हमें ये समझ में नहीं आता, हमारे लिए एकदम अलग है। तो इसलिए हमसे गलती हो जाती है। ध्यान देने वाली बात है बच्चों। दे यूज टू कमिट फ्रॉड, आई रिपीट, दे यूज टू कमिट फ्रॉड, और उसको मुखौटा पहनाते थे मिस्टेक का। तो फाइनली आईसीएआई ने भी कमर कस ली। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मेनी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस एंड सेड, हाँ भाई ये तो नहीं चल पाएगा। तो सोचा गया कि एक ऐसा मॉडल सिस्टम बनाया जाए जो हर कंट्री के लिए कॉमन हो। तो 2007 में आ गया बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग करने का तरीका है, वो मोर और लेस हर कंट्री में एक जैसा होने लग गया। बट जरूरत अभी थोड़ी सी और महसूस होनी थी कि इसका कानून बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई हम तो रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है। ऐसा तो है नहीं गल्फ की तरह, किसी ने चोरी की तो उंगली काट दो उसकी, घूर के 10 मिनट देख लिया तो आंख में सरिया घुसेड़ के फोड़ दो। समझ में आ गया? ऐसी कोई बात किसी से कर दिया कि उसका दिल टूट गया तो दूसरे का दिल निकाल के हथौड़ी से तोड़ दो। ये सब तो नहीं हो सकता ना, ये सब तो गल्फ में हो सकता है। बारबेरिज्म जहां पे है, इंडिया में तो नहीं हो सकता। यहाँ तो दो झापड़ भी कोई मार के चला जाए कोई बात नहीं, ऊपर वाला तुमको देख लेगा। फिर ऊपर थर्ड फ्लोर से अंकर को बुलाओ, मरवा उसको कायदे से। बोला था ना ऊपर वाला देख लेगा। तो बोला गया कि भाई काम पूरा कंप्लीट हो नहीं पा रहा है। तो अल्टीमेटली लॉ कमीशन बैठाए गए, मिनिस्टर ऑफ लॉ, लॉ ऑफिसर्स जितने थे सबसे कंसल्टेशन हुआ, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को बोला गया कि भाई आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ ऐसे एथिकल रूल्स लिखिए जिससे ना हमारे इंडियन बिजनेसमैन को प्रॉब्लम हो, ना विदेशी कंपनियों को प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने कहा ठीक है लिखते हैं। तो बच्चों उन्होंने काफी कुछ लिखा। फिर इसको पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद कुछ प्लस माइनस हुआ, फिर वो राज्यसभा गया, और फिर कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए एक अपडेटेड कानून बनाया गया। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग सिंस लास्ट 17 मिनट्स? खोपड़े में बात गई। Yes, sir. एक अपडेटेड कानून बना, उसमें सजा थोड़ी मजबूत कर दी गई। जो सजा थी गलती करने पे 50,000, वो बढ़ के 5 करोड़ हो गई। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल्स इन अरियर्स पे यूज टू बी 5%, वो बढ़ के हो गया 10%। कॉल्स इन एडवांस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था 10%, वो बढ़ के हो गया 12%। फर्जी शेयर सर्टिफिकेट छाप के अगर आप किसी को देंगे, पेनल्टी 5,000 की थी वो 5 लाख रुपए की हो गई, जेल 3 महीने की थी वो 10 साल की हो गई है। तो भाई अपडेट चाहिए हमको। खोपड़े में बात जारी की नहीं जा रही है? तो बच्चों जब नया कंपनीज एक्ट लागू हुआ ऑन 30th अगस्त
2013 कानून कैसे बनता है ये आपको पता है, नहीं तो जब मैं आपको गवर्नमेंट बजट पढ़ाऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में बता दूंगा। तो पहले लोकसभा में पूरा उसके ऊपर चर्चा वगैरह हो गई, देन द बिल वाज पास टू राज्यसभा, राज्यसभा उसको सजेस्ट करेगा प्लस माइनस, और फॉलो करना है लोकसभा को, क्योंकि फाइनेंस बिल नहीं है ये। फाइनेंस बिल में आप राज्यसभा की बातों को इग्नोर कर सकते हैं। तो जब राज्यसभा की बातों को इनकॉर्पोरेट कर लिया, फिर से ये जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और वो जिस दिन सिग्नेचर करते हैं, दैट बिल, दैट इज अ रफ डॉक्यूमेंट, बिकम्स एन एक्ट। लॉजिक समझ में आ गया? तो इस एक्ट में इट वाज सेड कि भाई कंपनीज, आई रिपीट चिल्ड्रन, कंपनीज अदर देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने ऑलरेडी ईयर्स अगो 2006-7 में रेगुलेट कर लिया था। अदर देन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस प्रिपेयर किया करते थे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फॉलोड बाय अ ट्रेडिंग अकाउंट, फॉलोड बाय अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है बच्चों, पूरा प्रॉफिट क्या मिस्टर डायरेक्टर अपनी मुंह जेब में भर लेंगे, मुंह में खा लेंगे? नो, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स ऑफ द कंपनी। Had it been a partnership organization, children, the owners are called as what? Partners. But in company, the owners are called as what? Shareholders. तो उन्हें डिविडेंड देना है, कुछ पैसा रिजर्व में भी रखेंगे। We need to prepare like partnership what is titled as profit and loss appropriation account. And thereafter, at least, we used to prepare a बैलेंस शीट। खोपड़े में बात गई, क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। बट बच्चों ये सब कुछ जो बनता था, इट वॉज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट। आई रिपीट, इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल। और विदेश में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टोटली डिफरेंट होते थे। क्या डिफरेंस होता था उनके अंदर भाई? टोटली डिफरेंट चिल्ड्रन। Instead of a manufacturing, trading, and PL account, they used to prepare what is titled as statement of profit and loss. Whoever wants to talk, please talk to me. घर वालों से बात करने में कोई फायदा नहीं होगा, सिवाय नुकसान होगा। कह देंगे जाओ ब्रेड अंडा ले आओ, ये कर लो वो कर लो, झाड़ू पोछा बर्तन कर दो। ओनली टॉक टू मी। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, instead of PL appropriation, they used to prepare what is called as statement of profit and loss appropriation, and in place of balance sheet ही बनती थी बच्चों। but the difference in the ideology was all these things were prepared in vertical form. So 2014 was the first year where companies had a choice. They can follow in India the old system or they can follow the new system. Students के लिए 2015 बोर्ड एग्जाम्स में आईएससी मेड इट मैंडेटरी कि आप नए सिस्टम से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। सीबीएसई कह रहा है अभी एक साल और, अभी हमारे टीचर नहीं सीख पाए पूरी तरह से। 2016 से इट बिकेम अ मैंडेट इन इंडिया, कंपनीज के लिए रियल लाइफ में 2015 और स्टूडेंट्स के लिए 2017, कि भाई सबको न्यू सिस्टम ही फॉलो करना है। ये है टोटल बकवास सिस्टम। समझ में आ गई बात? बट बच्चों हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई टीच यू द ओल्ड सिस्टम जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ट्रेडिंग एंड पीएल। अप्रोप्रिएशन आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है, थोड़ा बहुत वैसे ही होता है, एंड बैलेंस शीट। देयर आफ्टर वील बी स्टडिंग कि न्यू सिस्टम क्या है। और मैं यहाँ पे आपको एक सरकार की बेवकूफी भी सुनाना चाहूंगा। जब बच्चों न्यू सिस्टम कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ, स्टेटमेंट ऑफ पीएल तो उन्होंने बता दिया, वो खुद ही भूल गए दैट स्टेटमेंट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन जैसा भी कुछ होता है। कानून पास हो गया, 6 महीने बाद आईसीएन देखा, अरे इसमें तो लिखा ही नहीं जो हम बोले थे आपको। अच्छा भूल गए क्या? कोई बात नहीं, इसको वर्किंग नोट्स में बनवा दिया जाएगा। समझ में आया? जैसे खाना खा लिया गेस्ट ने, चटनी तो भूल ही गए, कोई बात नहीं, आइसक्रीम के ऊपर डाल देंगे, कहेंगे चिली आइसक्रीम है, चिली संडे आइसक्रीम, चिली वनीला, चिली चॉकलेट। समझ में आया? कह देंगे नया फ्लेवर है, टेस्ट बनाओ, टेस्ट डेवलप करो। पोपड़े में बात गई। एंड बैलेंस शीट भी बनती है, बट इन विच फॉर्मेट चलन? वर्टिकल। वर्टिकल।
इतनी बातें सबको समझ में आ गई? तो पूरे यस लेक्चर का सर। अभी तक का ये इंपॉर्टेंट कोड था। आई वॉन्ट कि एवरीबडी शुड हैव इट इन देयर क्लास कॉपीज। तो बच्चों, आपके सिलेबस में ओल्ड अप्रोच तो है ही नहीं कोर्स में, इधर इट बी आईएससी और सीबीएसई। 2005 से लेकर 2000 लगभग 14-15 तक आईएससी न्यू अप्रोच के अकॉर्डिंगली बच्चों को स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पीएल अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट एग्जाम में बनाने को बोलता भी था और पूछता भी था। बट उनको समझ में आ गया कि सीबीएसई तो ऐसा कुछ पूछता नहीं है, हमारे बच्चों को नेसेसरी ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। तो अब हमने भी ठान लिया है, बीड़ा उठा लिया है कि हम भी अपने बच्चों को बर्बाद करके रहेंगे, सीबीएसई को फॉलो करके रहेंगे। समझ में आ गया? सीबीएसई बोलता है कि भाई इसको थोड़ा सा आप विंडो शॉपिंग कर लीजिए। इज दैट क्लियर? क्योंकि जब ये बातें हुई कि भाई इन चीजों को एग्जाम्स में इनकॉर्पोरेट किया गया, तो जो टीचिंग कम्युनिटी उन्होंने बोला अरे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हमसे नहीं हो पाएगा इतना, और बच्चे फेल हो जाएंगे, कुछ भी और बच्चे फेल हो जाएंगे। अब सीबीएसई मरता क्या ना करता, बात तो टीचर की सुनेगा, बात तो टीचर की सुनेगा। इज दैट क्लियर? तो सीबीएसई का अच्छा पास करने के लिए क्या किया जाए? सिर्फ थ्योरी में पूछ लीजिए, सेल कहाँ रिकॉर्ड होगा, वेजेस कहाँ रिकॉर्ड होगा, परचेज कहाँ रिकॉर्ड होगा, रेंट पेड कहाँ रिकॉर्ड होगा, सैलरी कहाँ रिकॉर्ड होगा। प्रैक्टिकल में तो पाप है क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर बच्चे ने कर लिया, 25 जन्म तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। अब इतना किसी को डरा दोगे तो सामने वाला डर ही जाएगा। तो सीबीएसई कह रहा है अच्छा ठीक है, थ्योरी में पूछेंगे, प्रैक्टिकल में नहीं पूछेंगे। आईएससी कह रहा है हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बट बच्चों मैं हूं, मैं तो सुधरूंगा नहीं। मैं तो जानते हैं आप जाहिल गवर बदतमीज टाइप का आदमी हूं। मैं आपको ओल्ड अप्रोच पूरी पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकली, न्यू अप्रोच पूरी पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकली। फिर जब आप थ्योरेटिकली इसको पढ़ेंगे तो आप 100 जगह जाके गुनगान गाएंगे, अच्छा हुआ सर ने पढ़ा दिया। नहीं तो 7 नंबर का अकाउंटिंग रेशियो और 7 नंबर का कैश फ्लो एग्जाम में आपको कितना स्कोर दिलवा के जाएगा? 0 नहीं, 000। इज दैट क्लियर? तो इसलिए बच्चों अगर प्रैक्टिकली आप इसको नहीं पढ़ेंगे, आपका पूरा पार्ट भी 20 मार्क्स का समझ लीजिए कैंसर की बीमारी है। किस्मत होगी तो बच जाएंगे, वरना जाना तो पक्का है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी आपको डिबेंचर्स पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा। बट नीदर महेश भट्ट नॉट आर्या भट्ट। स्टेटमेंट ऑफ पीएल से अभी हमको कोई मतलब नहीं होगा। वी आर लीस्ट बॉदर्ड विद पीएल अप्रोप्रिएशन, ओनली कंसर्न्ड विद व्हाट? बैलेंस शीट। तो ना ससुर साहब से सासू माँ से मतलब है, ना स्पाउस से मतलब है, सिर्फ दहेज में आने वाली टेस्ला से ही मतलब है। तो वी आर कंसर्न्ड विद बैलेंस शीट। वाई? आईएससी एंड सीबीएसई दोनों में 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां पे न्यूमेरिकली बैलेंस शीट बनाने को दी जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? और इस बार के सैंपल पेपर में सीबीएसई वालों ने बैलेंस शीट पूरी बना के दे दी है, उसके बेसिस पे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए, 6 नंबर के। आपको मैंने कर दिया नहीं 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 नहीं, पाप है बैलेंस शीट बनाना, हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन उस पर। तो आप अगर ढूंढ ढूंढ करें अपने एक्टिवा के एक्सेलरेटर को, व्हाट द मैकेनिक वुड, भाई साहब ज्यादा एक्सेलरेट मत करिए, गाड़ी खराब हो जाएगी, और खुद नचाए पड़ा है जैसे बेटे का नाक है। समझ में आ गया? तो बड़ा ही जाहिल टाइप का एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का। खोपड़े में बात गई। तो मैं तो कहता हूँ भाई सब कुछ पढ़ाओ बच्चों को जो उस लेवल पे रिक्वायर्ड है। हमने सब कुछ पढ़ा था खैर। और ग्रेजुएशन में पता है टीचर क्या बोलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो 12th में पढ़ा था ना, खुद से कर लेना। 1% बच्चा, वो भी बस 2 सवाल लगा के जाता है, जो मेरी छत्र छाया में पढ़ रहा है। 99% तो सूंघ भी नहीं पाते इस चैप्टर को, करना तो दूर की बात है, सूंघ तक नहीं पाते हैं। और पूरा पार्ट भी रट के जाते हैं नालायक। और यही वजह है कि सीए फाइनल के अकाउंट्स के पेपर में क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो हुई नहीं कभी, नींव तो कमजोर थी नहीं, वहां दीमक की दवाई कभी डलवाई नहीं आपने। तो हर 3 महीने में आप पेंट करवाएंगे तब भी दीमक लगता जाएगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलिए बच्चों, तो प्रेजेंटली वी आर फोकस्ड ऑन व्हाट? बैलेंस शीट। कुछ बच्चे कहेंगे सिर्फ वी आर नॉट फोकस्ड ऑन एनीथिंग। चलिए बच्चों, तो आ जाते हैं अपने वर्कबुक पे। आपको हेडिंग नजर आ रही है बच्चों, समवेयर टाइटल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शोइंग शेयर कैपिटल ओनली। इज द विजिबिलिटी ओके? नजर आ रहा है सबको भाई? कंपनी की बैलेंस शीट देखने में कैसे लगती है? ये तो सिर्फ 2% है, 98% आप बाद में पढ़ेंगे। वाई आई हैव रिटन एक्सट्रैक्ट? क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज को लिखा है, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। 11th क्लास में टीचर बेचारा बोलते बोलते मर गया, बेटा करंट असेट्स लिख दो, नॉन करंट असेट्स लिख दो, उसके नीचे डिटेलिंग करो।
अरे सर हम लिख रहे हैं, यही बहुत बड़ा एहसान हम आपके ऊपर कर रहे हैं, हमारी औकात ही नहीं है इन सबको लिखने की, बट यहाँ पे हैसियत बढ़ा दी जाएगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट को देख लीजिए, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। वी हैव अ पर्टिकुलर कॉलम, we have a note number column, we have a column for detail and we have a column for amount। सर ये नोट नंबर का क्या काम है? when you will be taught financial statement मैं आपको सब बता दूंगा, परेशान मत होइएगा। particulars column में the first and foremost heading is called as what children? equity and liabilities। सबको नजर आ रहा है भाई? second heading is visible on the screen to everybody, titled as shareholder funds, and thereafter it is titled as share capital। सबको बात सुनाई पड़ रही है? तो क्लास 11 हम असेट्स और लाइबिलिटीज की मार्शलिंग करते थे। जो शॉर्ट लिव्ड कॉल्ड एज करंट असेट्स, और जो लॉन्ग लिव्ड होती थी देवर कॉल्ड एज नॉन करंट। और बहुत कम बच्चे जो हेडिंग्स के अंदर लिखते थे, मैक्सिमम तो उल्टा पुल्टा जो मनाए लिख दो। बट अब बच्चों आपको हेडिंग्स लिखना मैंडेटरी है। खैर क्यों मैंडेटरी है, यू विल बी टोल्ड। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन द पर्टिकुलर्स कॉलम वी हैपन टू सी व्हाट चिल्ड्रन? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सर वेयर कौन असेट्स? आएगा आएगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा जाएगा सब आएगा, परेशान मत होइए। अभी सिर्फ आप रेस्टोरेंट में पापा मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी के लिए बुकिंग करने गए हैं, थोड़े से स्टार्टर्स वहां किसी पार्टी में चल रहे थे, आपने खा लिए, इसके लिए पेमेंट भी नहीं करना है और ज्यादा खा भी नहीं सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो सब हेडिंग इज शेयर होल्डर फंड्स एंड द आइटम इज व्हाट? शेयर कैपिटल। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हाउ टू प्रेजेंट शेयर कैपिटल, हाउ टू गेट द वैल्यू है चिल्ड्रन, ये चीज आज के लेक्चर में आपको सिखाई जाएगी। एवरीबडी इज वेल कंफर्टेबल विद द फॉर्मेट? सबको सुनाई पड़ रहा है? चलिए, तो बच्चों आप शेयर कैपिटल का एक वर्किंग नोट बनाएंगे, एंड दिस वर्किंग नोट इज नोन एज नोट्स टू अकाउंट्स, वेयर द वर्ड नोट्स मीन्स वर्किंग नोट्स। टू का मतलब अटैच्ड है किसी के साथ, और अकाउंट्स का मतलब है यहां पे बैलेंस शीट। नोट्स अटैच्ड विद बैलेंस शीट, वर्किंग नोट्स अटैच्ड विद बैलेंस शीट। सो प्रोफेशनली वी कॉल इट एज व्हाट? नोट्स टू अकाउंट्स। सो ये तीन सेक्शंस में बच्चों डिवाइडेड है। द फर्स्ट सेक्शन इज ऑथराइज्ड कैपिटल, सेकंड सेक्शन इज इशूड, एंड थर्ड सेक्शन इज सब्सक्राइब। रिसेंटली आई हैपन टू सी अ सीबीएसई सैंपल पेपर, वहां पे उन्होंने बच्चों सब्सक्राइब्ड की जगह जो वर्ड यूज किया है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड। बट अगेन मैंने और काफी जगह डिस्कस किया और वेबसाइट वगैरह पे सर्च किया, तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कोई अपडेट अभी तक आया नहीं है। तो हो सकता है इट्स अ मिसप्रिंट एरर। तो तीन सेक्शंस हैं बच्चों। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, आपने डे 1 पढ़ा था जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था। दुनिया गोल है, जहां पे स्टार्ट किया था वहीं एंड हो गया। दैट कैपिटल विच इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 100 करोड़ रुपए अगर आपने यहां पे लिखा है, तो आप 100 करोड़ के ऊपर सर्टन चार्जेस पे करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आपको परमिशन मिलेगी ये शेयर्स एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मार्केट में इशू करने के लिए। आप एडवर्टाइजमेंट देंगे और मैक्सिमम कितने दिन तक पैसा ले सकते हैं? 3 दिन, 3 वर्किंग डेज। तो काफी कंपनीज पता है क्या करती हैं, सैटरडे को एडवर्टाइजमेंट देती हैं। सैटरडे को जनरली बैंकिंग इज क्लोज्ड, संडे को फिर एडवर्टाइजमेंट देती हैं ताकि प्रमोशन करने का 2 दिन और मिल जाए। मंडे ट्यूसडे वेंसडे बैंक्स वुड बी ओपन, उन 3 दिनों में एडवर्टाइजमेंट दे भी सकती हैं और नहीं भी। बट अगर फ्राइडे को एडवर्टाइजमेंट दे दिया तो आपके 3 दिन तो आगे ट्यूसडे को खत्म हो जाएंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे मान लीजिए बैंक बंद है, मंडे ट्यूसडे तो हो सकता है मनी जल्दी से न्यूट्रलाइज ना हो पाए। खैर मार्केटिंग की बात थी ये तो ऑथराइज कैपिटल समझ में आ गया। द नंबर ऑफ शेयर्स विच द कंपनी इश्यूज इन द मार्केट आउट ऑफ ऑथराइज आर कॉल्ड एज व्हाट? इशूड। तो यहां पे बच्चों आप ऑथराइज की वैल्यू को लिखेंगे, बट टोटल में ये कंसिडर नहीं होता, तो वील ड्रॉ डबल लाइन। इशूड की वैल्यू लिखेंगे, यहां पे भी ये टोटल में कंसिडर नहीं होता, तो वील ड्रॉ डबल लाइन। बट देयर इज अ कंडीशन जहां पे इशूड कैपिटल को आप टोटल में कंसिडर करते हैं। वो कौन सी कंडीशन है, यू विल बी टोल्ड लेटर। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? पक्का? तो आप लिखेंगे जरूर इसको, बट एग्जाम में इस पे कोई मार्क्स नहीं मिलते आपको, तो परेशान मत होइएगा। ये वो कहावत सुनिए ना, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, सुना ना? तो ये वही कहावत है। तो अगर हिंदी के टीचर पूछें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेकी कर दरिया में डाल, तो क्या बोलेंगे? सर शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना है
ऑथराइज्ड और इशूड, बट इस पे नंबर कोई नहीं मिलेंगे। तो हिंदी टीचर बोलेगा प्रभु पैर कहाँ हैं आपके। सोच रहा हूँ उनको काट दूं ताकि विद्यालय आ ना पाओ अगली बार से। सॉरी चलो, नेटवर्क इशू। तो ये बात सबको समझ में आ गई, ऑथराइज एंड इशूड, खोपड़े में बात गई। एंड देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड। लोगों ने कितने शेयर्स कंपनी से मांगे। Here and after, children, we have two categories. The first is subscribed and fully paid up, and the second is subscribed but not fully paid up. तो सर इनमें फर्क है कुछ? फर्क ना होता आई वुडेंट हैव वेस्टेड योर टाइम चिल्ड्रन। सो यहां पे अपेंड कर लीजिए एक नोट जो मैं लिख रहा हूं। When the company calls for the full face value of a share and all shareholders paid. I repeat, कंपनी ने पूरे पैसे फेस वैल्यू के मांग लिए बच्चों, एंड ऑल द शेयरहोल्डर्स हैव ड्यूली पेड द अमाउंट। आई रिपीट, कंपनी ने पूरे पैसे मांगे और सब लोगों ने पूरे पैसे दे दिए। सर मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 10 में से 8 मांगा और सब लोगों ने 8 रुपये दे दिया। सॉरी, दिस इज नॉट कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। Subscribed and fully paid up will constitute only, will comprise of itself only in the balance sheet जब कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू मांगी और लोगों ने भी पूरे पैसे दे दिए। So 20 guests were invited in the party, but only 18 came and all 18 brought the gift and ate the food. Sorry, it is not subscribed and fully paid up. 20 guests were invited, 20 came and all 20 brought the gift and they consumed food. This is subscribed and fully paid. 20 guests were invited, 20 came, but only 18 brought the gifts. Food was consumed by all 20. Sorry, it is also again not subscribed and fully paid up. तो बात बहुत ध्यान से याद रखनी है बच्चों, जितनी फेस वैल्यू थी कंपनी ने पूरा 10 रुपये मांग लिया और सब लोगों ने वो पूरे पैसे दे दिए। समझ में आ गया? तो वी विल कॉन्स्टिट्यूट दीज पीपल इन विच कैटेगरी चिल्ड्रन? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सर यहाँ पे कौन से लोग आएंगे? बस समझ गए आप कौन से लोग आएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। राइट डाउन चिल्ड्रन, राइट डाउन द टेक्स्ट हियर। When the company calls for full face value of a share, but some remains unpaid, some remains unpaid, or when the company calls for the partial face value shareholders may have paid the partial face value. Shareholders may not have paid the partial face value. सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात बच्चों? Any doubts? Many doubts on this? Copify very quickly. कोई query है तो please ask. So let's proceed further, children. सबने कॉपी कर लिया?
चलिए उसको डिलीट कर देते हैं स्पेस अवॉइडेंस के लिए। देन वी हैव द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। बच्चे कहेंगे सर ये कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है? भाई कॉल इन अरियर सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय डिफॉल्टर इनटू अमाउंट अनपेड। आपने देखा कि कुछ शेयर्स किसी पर्सन के पास थे, बट ही डिडंट पे द कॉल मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और अलॉटमेंट व्हाटसोएवर इट इज। एंड बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है, द पर्सन्स शेयर्स हैव नॉट बीन फोरफीटेड। आई रिपीट, पर्सन्स शेयर्स हैव नॉट बीन फोरफीटेड। आपने इन इंसान के शेयर्स को अभी फोरफीट नहीं किया। सर ये कैसे कंफर्म होगा? अगर फोरफीट किया होता बच्चों तो अरियर पहले डेबिट होता है, और फोर फीचर की एंट्री में आप कॉल्स इन अरियर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो अरियर तो क्लोज हो गया। जब वो क्लोज हो गया, उसका कोई बैलेंस ही नहीं है, विल इट बी कमिंग समवेयर इन ट्रायल बैलेंस? नो। जब वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, क्या वो बैलेंस शीट का पार्ट बन सकता है? नो। बट यहां पे तो उसका बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब वो भी क्लोज नहीं हुआ है। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं है बात? नहीं आई? समझ गए? चलिए। एंड सर ये क्या है शेयर फॉरफीटेड अकाउंट क्रेडिट? मैं इसका पहले आपको फॉर्मूला लिखवाता हूं, फिर बताता हूं ये है क्या। शेयर forfeited account credit divided by number of shares forfeited multiplied by number of shares not reissued। कहने का मतलब, the shares which we reissue children, its profit gets transferred where? To capital reserve. If you have forfeited, याद करिए एम और एन वाले क्वेश्चन अपने, 1000 शेयर्स ऑफ मिस्टर एम, 500 शेयर्स ऑफ मिस्टर एन, 1500 फोरफीट किए, बट आउट ऑफ दैट वी री इश्यूड इन ऑल आर क्वेश्चंस 1250 शेयर्स। इन 1250 का प्रॉफिट तो आपने कहां पे ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व। 250 शेयर्स बचे। व्हाट अबाउट देम? दो दे आर नॉट द शेयर होल्डर्स, as well as you cannot consider the money that you have seized from these leftover ones जिनको रीइश्यू नहीं किया। क्या आप इन्हें प्रॉफिट मान लेंगे अपना? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जब रीइश्यू होंगे तब प्रॉफिट होगा, अभी प्रॉफिट नहीं है। टिल देन ये जो पैसा शेयर सीज्ड पे आपने अपनी जेब में रखा हुआ है बच्चों, इट इज ओनली एंड ओनली योर लाइबिलिटी। आई रिपीट, ओनली एंड ओनली योर लाइबिलिटी। So liability will appear in the balance sheet children on the liability side। अब liabilities दो तरह की होती हैं, एक शॉर्ट नेचर की और एक लॉन्ग नेचर की। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इज कॉल्ड एज करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड एज नॉन करंट। तो भाई हमें नहीं पता when we are going to reissue these shares, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में यू विल बी एबल टू यूज दिस मनी और नॉट, हमें ये बात नहीं पता है। तो वी अज्यूम कि ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ही है, तो इट विल अपीयर एज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। आई रिपीट, एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म। तो सर शेयर कैपिटल में ही इसको लिख लें? नो चिल्ड्रन, आपने शेयर्स फोरफीट कर लिए हैं इसके। जब ये आपका शेयर होल्डर ही नहीं है, क्या आप इसे कैपिटल बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो दिस मनी इज केप्ट जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ समबडी हैज गिवन एडवांस टू यू। इन फ्यूचर जब आप इन शेयर्स को रीइश्यू करोगे, तो इसके आगे माइनस लिख देंगे एस एफ डेबिट, एंड वील गेट द प्रॉफिट फॉर ट्रांसफरिंग टू कैपिटल रिजर्व। तो ऑथराइज कैपिटल इज दैट विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वैल्यू लिखना है, डबल लाइन ड्रॉ करना है, बट टोटल में कंसिडर नहीं करना। इशूड कैपिटल, अगेन वैल्यू लिखना है, टोटल लिखना है, बट फाइनली कंसिडर नहीं करना। देयर इज अ कंडीशन, कब कंसिडर करेंगे बता दूंगा, परेशान मत होइए। सारा फेस वैल्यू का पैसा मांगा और सब लोगों ने अच्छे से दिया भी। इट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। हमने अभी पूरा फेस वैल्यू मांगा ही नहीं, या मांगा बट लोगों ने नहीं दिया। इट इज सब्सक्राइब्ड but not fully paid up. Those people from whom we demanded but they didn't pay calls in arrears। जिनसे पैसे मांगे उन्होंने दिए नहीं, शेयर्स फोरफीट कर दिए, बट अभी रीइश्यू नहीं हुए, देयर मनी विल बी केप्ट एज व्हाट? शेयर फोरफीटेड अकाउंट। तो एक जगह वर्कबुक में आपको ये एक्सप्लेनेशन भी मिला है,
व्हाट अबाउट शेयर्स नॉट रीइश्यूड, व्हाट अबाउट शेयर्स नॉट रीइश्यूड, तो बच्चों वो मनी यहां पे आता है। तो ये पड़ोसी के घर की कीज हैं जो वो आपको दे के चले गए हैं कि भाई हम 15 डेज के बाद आएंगे। अब कुछ लोग तो खुद ही डाकू बन जाएंगे, ड्राइंग जगह को टाइप पे टो डाकू। तो आपको उनके घर की चाबियां संभाल के रखनी है, फेंक नहीं सकते और उनके घर में जा ही नहीं सकते आप। इज दैट क्लियर? तो ये वही पड़ोसी है। सुनाई पड़ गई बात? सबको समझ में आ गया? सबने कॉपी कर लिया बच्चों? चलिए, सो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन फ्रेम किया है और आपको 5 कंडीशंस पे आई बी ट्रेनिंग। हाउ मेनी कंडीशन चलन? 5। आपके बोर्ड में इसमें से 2 भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो बहुत बड़ी चीज है। मोस्ट टेस्टेड कंडीशन जो होती है चलन, मोस्ट टेस्टेड, वो टाइप 1 होती है। आई हैव नॉट सीन कि 10 में से 4 बार भी किसी भी बोर्ड ने, आईसी और सीबीएसई ने, टाइप 2 से टाइप 5 कुछ पूछा हो। बट मैं आपको टाइप 1 2 3 4 5 और भी अगर आपको कुछ आए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सर ऐसा भी तो हो सकता है, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। बट पिछले 10 साल में तो छठी कंडीशन कोई बना नहीं पाया। लेट्स सी आप बना पाते हैं कि नहीं। रेडी एवरीबडी? So Z Limited was registered with a capital of 4 lakh, 10 each. 3 lakh shares were issued, 4 on application, 3 on allotment, 2 on first call, and 1 on second and final call. Public applied for how many shares, children? 250. बट कंपनी के पास शेयर्स थे कितने? 4 लाख। कंपनी ने इश्यू कितने किए? 3 लाख। मैंने डेलिबरेटली अलग अलग लिखा है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया होगा, सर हेयर इट इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो? बहुत सिंपल है भाई, आप ओवर सब्सक्रिप्शन के एक्सेस मनी को क्या करते हैं? इधर यू एडजस्ट और यू रिफंड। तो दूसरी वाली एंट्री जो करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर है तो, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक, वो एंट्री पूरा एक्सेस सेटल कर देती है। एंड तक आते आते सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड इट कैन नेवर बी मोर देन द शेयर इशूड और सब्सक्राइब। तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी अगर आएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए बच्चों, वर्कबुक में आ जाए झटपट सब लोग। टाइप 1 सबको नजर आ रहा है बच्चों? यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि सिर्फ अरियर्स है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, और आपको बोला जा रहा है यू आर सपोज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। आई रिपीट, सपोज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। सर मान लीजिए अरियर्स भी ना हो तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, इट वुड बिकम वेरी चाइल्डिश। ओके, मैं आपको इसमें वो चीज भी बता दूंगा। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर एंड होल्डिंग हाउ मेनी शेयर्स? 3000। एक्सेप्ट फ्रॉम मिस्टर एंड होल्डिंग 3000 शेयर्स। और कौन सा पैसा नहीं दिया बच्चों इन्होंने? कॉल। तो 2 रुपी की फर्स्ट कॉल एंड 1 रुपी की फाइनल कॉल। हाउ मच रुपी पर शेयर इज नॉट रिसीव? 3। तो भाई 3000 शेयर्स पे 3 रुपी के रेट से कितने पैसे नहीं मिले? 9000। अब अगले एजुकेशन सिस्टम और सिलेबस का फ्लॉ समझ लीजिए। 11th क्लास में बच्चे को सिखाया जाता है सबसे पहले बनेगा जर्नल, बच्चा बहुत खुश होता है। देयर आफ्टर क्या बनेगा? लेजर। खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। फिर ट्रायल बैलेंस जो पास करने के लिए बनाया गया था क्लास 11 में कि कुछ बच्चे 12वीं तक पहुंच जाएं। देयर आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर आफ्टर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। और इतनी दबंगई से चुलबुल पांडे की तरह एवरी टीचर टीचर, बिना ट्रायल बैलेंस के बैलेंस शीट बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। समझ में गया? अब टीचर उसी नामुमकिन चीज को मुमकिन करेगा। आई रिमेंबर द डेज ऑफ माई क्लास 7 मैथ्स क्लास। मैथ्स के एक तरह है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, पता लगा वीडियो देख के बहुत मारेंगे। तो वो हमेशा राइट ही रहते थे। ओके, उनका नाम भी मिस्टर राइट ही था। तो उन्होंने बोला सर्कल इज अ 3D फिगर। एक बच्चे ने बोल दिया, मैंने उसको प्रोवोक किया था। मैंने कहा बोलो बोलो हाउ इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ 2D स्पेस। बोल भी दिया। 2 झापड़ मारे, क्लास से बाहर कर दी उसको। कह रहा अगली बार तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। मैंने कहा मैंने तुमको बोला था पूछो, तुमने पूछ दिया हाउ इट कैन बी ड्रॉन। तुम्हें पूछना चाहिए था सर व्हेन इट इज अ 3D फिगर यू आर ड्रॉइंग इट ऑन अ 2D सर्विस, दैट्स एक्सेलेंट। ऐसे तुम्हें बोलना चाहिए था। तुमने एडवर्ब का गलत प्रयोग कर लिया, तुमने हाउ लगा दिया। मैं क्वालिटी की बात कर रहा था, तुम इंटरोगेशन करने लग गए। तो भाई सोते हुए कुत्ते को अगर पूंछ पे पैर लगाओगे तो काटेगा ही काटेगा, भौंकेगा ही भौंकेगा। सहलाओ थोड़ा सा उसी पूंछ भी सहलाना, कुछ नहीं भाई। देर आर वेज टू टॉक। समझ में आ गया? मम्मी आपके पर्स से ले लें 200 रुपए, ये चोरी नहीं है। समझ में आ गया? मम्मी हमने 200 निकाल लिया पर्स से। मम्मी कहेंगे शर्म आनी चाहिए, पता नहीं कौन सी मनहूस औलाद मैंने पैदा कर दी। और अगर बिना बताए पैसा निकाल लिया
तो भाई आप फिर विजय माल्या हो गए। ओके, तो काम वही है, तरीका डिफरेंट हो गया बस। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए तो चलते हैं आगे। तो यहां पे तो आपको एक क्वेश्चन जैसी कोई चीज नजर आ रही है, और आपको बोला जा रहा है यू हैव टू बिकम महाबली खली। भाड़ में गया जर्नल लेजर तो सपने में ना देखो, ट्रायल बैलेंस को हो गया टीबी ट्यूबरकुलोसिस, सीधे बैलेंस शीट बनाओ। समझ में आ गया? तो बड़ी हंसी आई थी मेरे को जब ये बैलेंस शीट का अमेंडमेंट आया और बोर्ड्स ने सीधे 2015 में क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए। मैंने कहा वाह वाह वाह, 11वीं पढ़ाते हैं बिना ट्रायल बैलेंस के फाइनल अकाउंट्स बनेगा नहीं। बच्चे का भरोसा ही ऐसी शिक्षा पद्धति से उठ जाएगा कि एक बार कुछ और बोलते हैं, एक बार कुछ और बोलते हैं। पहले अपना क्लियर कर लो पढ़ाना क्या है। समझ में आई बात? और कहीं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिखा दूं तो बच्चे कहेंगे सीधे जर्नल के बाद फाइनल अकाउंट्स बनेगा। समझ में आ गया? वहां तो जर्नल एंट्री करनी है टैली सॉफ्टवेयर पे, लेजर वगैरह सब अपने आप ही बन जाता है। चलिए खैर, तो लेट्स हैव टाइप 1 चिल्ड्रन। आपको टाइप 1 कैसे सॉल्व करना है, शायद आपके पास कॉम्पोजिशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं देख लेता हूं एक बार, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए, क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है? चलिए, तो मेरे पास कॉम्पोजिशन प्री ड्रॉन है। सो बच्चों, टाइप 1 मिल गया? टाइप 1 मिल गया। अब बैलेंस शीट की बात चलिए तो कुछ बातें और भी आपको सुनने को आने वाले टाइम में मिल जाएंगी, नॉट टू वरी एट ऑल। ये है बैलेंस शीट चिल्ड्रन, मिली? तो ये कॉम्पोजिशन आपको वेरी सून प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नॉट टू वरी एट ऑल। तो बैलेंस शीट में आपको कुछ ऐसा और भी आगे चल के नजर आएगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के बाद शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नेक्स्ट हेड इज नॉन करंट लाइबिलिटी। ये आगे की बातें हैं, नॉट टू वरी एट ऑल। सो ये बैलेंस शीट जो आप बना रहे हैं बच्चों, इट इज ओनली टू प्रेजेंट शेयर कैपिटल। इट इज नॉट बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस से बनाई नहीं गई है। और इसमें सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको एक ही चीज लिखनी है, दैट इज शेयर कैपिटल। बट जब मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ाऊंगा, मैं पूरी 15 आइटम की बैलेंस शीट आपको भरवाऊंगा, परेशान मत होइए। ओके, चलिए तो आ जाइए। जो मैंने आपको कंटेंट लिखवाया है, आपको जब ये जेरोक्स नोट्स मिल जाएंगे तो इसमें सब प्रिंटेड भी है, नॉट टू वरी एट ऑल। चलिए भाई, टाइप 1 मिल गया सबको? क्वेश्चन सबके सामने है बच्चों? क्वेश्चन सबके पास होगा शीट में। ये एग्जैक्ट कंटेंट नहीं होगा बट आपको मिल जाएगा, नॉट टू वरी। चलो आगे। चलिए, बैलेंस शीट आपको नजर आ रही है बच्चों? मैं चाहता हूं कि सब बच्चे ऐसी बैलेंस शीट अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लें। सो पर्टिकुलर्स कॉलम विल बी देयर, इस कॉलम की कोई खास जरूरत नहीं है। नोट नंबर हमेशा खाली रहेगा, फोलियो कॉलम की तरह, इसको पोलियो हो गया है। डिटेल्स एंड अमाउंट। मैक्सिमम बैलेंस शीट सिर्फ 4 लाइन की बनेगी बच्चों। एंड व्हाट शैल बी मेंशन्ड in those 4 lines. First and foremost, in capital letters, we'll write equity and liabilities. There are heading share holders funds, and then the component CBSE students will write compulsorily equity share capital. IC students can ignore the word equity. And thereafter we have the composition called as total. झटपट update this. तो आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दे रहा हूं बच्चों। आप इस तरह के बैलेंस शीट के 5 और फॉर्मेट्स बनाएंगे इस क्वेश्चन के अगले 5 टाइप सॉल्व करने के लिए। जस्ट एन सो कॉल्ड पेसिमिस्टिक अप्रोच इफ आई सो कॉल्ड डू नॉट हैपन टू प्रोवाइड द कंटेंट बाय अपकमिंग लेक्चर। तो आप खाली हाथ अपना टाइम ना वेस्ट करें यहाँ पे, ठीक है? चलते हैं आगे। सो क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर बैलेंस शीट शोइंग शेयर कैपिटल विद नोट्स टू अकाउंट्स। तो आपके सिलेबस में सिर्फ कैपिटल शो करना है बैलेंस शीट में, और कुछ भी शो नहीं करना। बट हम फाइनल अकाउंट्स में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और डिट्टो सेम क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में बच्चों यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू। वी हैव अ वर्किंग नोट कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नोट्स टू अकाउंट्स। सर ये नोट नंबर 1 क्या है? बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको यहां पे लिख लें। तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रह चुके हैं तो एक क्वेश्चन में मल्टीपल कैलकुलेशंस हुआ करते थे। तो मान लीजिए आपने किसी न्यूमेरिकल के लिए 4 कैलकुलेशन अलग अलग किए, फिर उनको कोरिलेट कर दिया। या चलिए भूल जाइए उसको भी, अलजेब्रा पढ़िए। साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस बाय 3, डिडक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड देन आई गेट 0।
कभी कभी वो क्वेश्चन आता था, फादर्स एज इज 3 times द एज ऑफ सन, आंसर है पापा की एज -35 years आ गई है। समझ में आ गया? तो पिताजी अभी पिछले जन्म में, बच्चा इस जन्म में आ चुका है। लॉजिक समझ में आ गया? खैर जोक्स अपार्ट, तो वहां पे आप वर्किंग नोट्स की नंबरिंग करते थे, तो यहाँ पे भी आपको अपने वर्किंग नोट्स की नंबरिंग ही करनी है। ओके, चलिए, रेडी चिल्ड्रन? रेडी चिल्ड्रन? चलिए। यस सर। सो Z लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 4 लाख शेयर्स मेंशन्ड है बच्चों, या ₹4 लाख लिखा हुआ है? शेयर्स। 4 लाख शेयर्स, तो इंटू 10 इट मेक्स अप हाउ मच? 40 lakhs. It issued 3 lakh shares into 10. How much it is, children? 30 lakhs. Very good. तो चलिए, let's start. Let's start, children. Write down first and foremost. Authorized capital. Below that, we'll mention the content. 4 lakh shares at the rate of ₹10 each. 3 से 4 मार्क्स का गारंटीड क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा बच्चों। इफ इट डजंट कम लाइक दिस, आपको बैलेंस शीट बना के दे देंगे, सारी वैल्यूज इसमें लिखी होंगी, आपसे रिवर्स क्वेश्चनिंग करेंगे। हाउ मेनी शेयर्स वर इशूड, व्हाट वाज ऑथराइज्ड शेयर्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉल इन अरियर, तो आपको आना चाहिए, और जब आपने खुद सॉल्व किया होगा तभी आप इसको बता पाएंगे। तो इफ यू आर एन आर्किटेक्ट, आप बीटेक कर रहे हैं, बीआर्क कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो आपको इंटर्नशिप में इसीलिए भेजा जाता है कि वॉल में प्लास्टर के लिए क्या कॉम्बिनेशन सैंड और सीमेंट का होना चाहिए, कितनी ऊंची बिल्डिंग बनेगी तो उसका फाउंडेशन कितने नीचे तक जाएगा। तो रियल साइट पे अगर आप नहीं गए, यू वोंट बी एवर एबल टू बिकम अ गुड इंजीनियर। नहीं समझ रहे बात को आप? समझ में आ गया? सो चिल्ड्रन, यहां पे आप लिख देंगे 40 lakhs, ड्रॉ अ डबल लाइन विच रिप्रेजेंट्स क्लोजर ऑफ करंट ईयर्स अकाउंटिंग। आफ्टर ऑथराइज्ड कैपिटल वी शैल बी पुटिंग व्हाट चिल्ड्रन? गूंगे बैरों को छोड़ के बाकी लोग जवाब दे सकते हैं। इशूड कैपिटल। जवाब आ जाता है। चलिए, इशूड कैपिटल। डेलिबरेटली मैंने इसको आपके लिए अलग लिखा है। मेनी अ टाइम्स चिल्ड्रन, मेरी बातों पे बहुत ध्यान दिया करिए, क्वेश्चन वोंट प्रोवाइड ऑथराइज्ड, तब क्या करेंगे सर? इशूड विल बी कंसिडर्ड एज ऑथराइज्ड। तो अगर किसी पार्टी में पापा आपके साथ नहीं है, तो बगल में जो भी अंकल खड़े कह दो ये हमारे पापा, नहीं तो खाने की प्लेट उठाने का मौका नहीं मिलेगा। इज दैट अंडरस्टूड? हाउ मच चिल्ड्रन? 3 लाख इंटू 10, 30 lakhs। यहां तक तो हर बच्चा सही कर लेता है क्योंकि इस पे कोई मार्क्स होते नहीं है। अब गलतियां स्टार्ट होती हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एंड वाइल टीचिंग दिस मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा, बिकॉज अलग अलग बुक्स में ऑथर्स ने ऑल्टरनेटिव्स अप्लाई किए हैं, तो यू मे हैपन टू आस्क मी सर ये सही है कि वो सही है, तो आप बातों को ध्यान रखिएगा। डन चिल्ड्रन? प्लीज read the question once again and do let me know. The total face value of a share was rupee how much children? 10. 4 on application, 3 allotment, 2 first call, 1 on second and final call. Public applied for 250. All money was received except calls. पहले तो आप मेरे को एक कंडीशन पे जवाब दीजिए, क्या कंपनी ने सारे स्टेजेस मांगे हैं बच्चों? नहीं मांगे? वंश जी कह रहे हैं नहीं मांगे। मिस्टर एंड होल्डिंग 3000 शेयर्स डिड नॉट पे द कॉल्स मनी, तो कंपनी ने सारे स्टेजेस मांगे हैं कि नहीं मांगे? मांगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ज्यादा सोचने में कभी कभी विचार सही भी हो जाते हैं, कभी विचारधारा गलत भी हो जाती है, तो आपको ऑप्टिमम थिंकिंग रखनी है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत, ना टॉपर वाली थिंकिंग ना फेलियर वाली थिंकिंग। चलते हैं आगे। तो बच्चों, कंपनी ने पूरे पैसे मांगे, यस और नो? क्या पब्लिक ने पूरे दिए? नो। मैंने आपको कॉम्पोजिशन पढ़ाया हुआ है, कंपनी ने पूरे मांगे बट पब्लिक ने पूरे नहीं दिए। व्हाट टेक्स्ट विल बी यूजिंग? सब्सक्राइब्ड बट नॉट। आई रिपीट, सब्सक्राइब्ड बट नॉट। वो कभी कभी मम्मी बोलती है ना पड़ोसियों से, मेरा बच्चा बहुत अच्छा, मेरी सारी बात मानता है। पड़ोसी क्या बोलेगा मम्मी को? अरे भाभी जी अपने बच्चे का नाम रख दीजिए ना, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अगर मम्मी बोले ये मनुष्य मेरी तो बात मानता ही नहीं है, तो पड़ोसन क्या बोलेंगे मम्मी को? इसका नाम रख दीजिए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो पेपर जैसा आया था आपने सब आंसर कर दिया। क्या बोलेंगे दोस्तों को? माय पेपर वेंट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। छूट गया एज यूजुअल, माय पेपर वेंट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। नहीं सर यहाँ तो बट नॉट आएगा ना, हमेशा छूट रहा है। प्लान बना के गए थे, पूरा नहीं लिख के आएंगे। कुछ की तो कलाई दर्द कर जाती है 20 क्वेश्चन के बाद। समझ में आ गया? और कुछ गर्दन दर्द करती है, वो एमसीक्यू में इतना पूछना पड़ता है, स्ट्रेन हो गया।
चलते हैं आगे। तो यहां पे आप लिखेंगे बच्चों, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। लिख दिया बच्चों। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा डायसेक्शन करना है। हाउ मेनी शेयर्स पब्लिक इशूड चिल्ड्रन? जीरो। पब्लिक ने कोई भी शेयर इशू नहीं किया था। हाउ मेनी शेयर्स कंपनी इशूड? 2,50,000। We happen to divide them in two categories, children. सॉरी, अप्लाई कितने किए थे पब्लिक ने? 250। दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, द गुड वंस एंड द बैड वंस। बैड वंस कॉन्स्टिट्यूट मिस्टर एंड who failed to pay call money on how many shares, children? 3,000. And good ones constitute for how many shares, children? 247। इस बाइफरकेशन से आप गलतियां नहीं करेंगे। तो चलिए, रेडी एवरीबडी? तो मैं दो ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा। पहले आप एंड फुल्ली, सॉरी बट नॉट फुल्ली पेड अप से सीख लीजिए, फिर एंड से भी बता दूंगा आपको। रेडी एवरीबडी? चलिए, सो वील राइट 2,50,000 शेयर्स at the rate of ₹10 each. Put the value in the particulars column, children. It's 25 lakhs. Correct? Correct. Yes, sir. Then we'll be mentioning calls in arrears. On how many shares Mr. End didn't pay the money, children? 3,000. What was the amount of first call as per the question, children? 2 2 rupee. rupee. And final call 1 rupee. What is, children, 2 plus 1? 3. So multiplying this by 3, what value will we be getting? 9,000. So if I'm not wrong, it is 24 lakh 91,000. Here we'll mention the total, 24 lakh 91,000. जर्नल बनाइए, लेजर बनाइए, ट्रायल बैलेंस बनाइए, फिर बैलेंस शीट बनाइए। पुराने जमाने की अप्रोच है, यहाँ पे सिर्फ बेवकूफ बनाइए। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? बच्चों को कहा जाता है बेटा रटो मत, रटन विद्या पे ध्यान मत दो। और फिर क्वेश्चन में सिर्फ रटाने के और कुछ होता नहीं है। खोपड़े में बात गई। अजब गजब सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एंड आई डोंट थिंक सो कि इंडिया के अलावा ये कहीं चलता भी होगा। वो पड़ोस के पाकिस्तान और बांग्लादेश तो स्कूल जाने के पैसे नहीं उनके पास, वो लोग क्या पढ़े लिखेंगे? ठीक। अमेरिका वाले 10वीं तक सब पढ़ लेते हैं क्योंकि एजुकेशन कंपलसरी है। 11वीं 12वीं फिर वो गन की दुकान पे जाते हैं, पहले तो टीचर को निपटाएंगे। आतंक मचा रखा है एकदम, राइट टू लिबर्टी का हनन कर रखा है। मूर्ति मंगवाई इतनी बड़ी, लिबर्टी लिबर्टी लिबर्टी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या दिखा रहे? लिबर्टी ऊपर ही मिलेगी जाके सीधे। पता है ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? नहीं पता? वो लोग मेरी मूर्ति बनवाना चाहते थे, तो मैंने कहा नहीं भाई मेरी मूर्ति मत बनवाइए, कौवा वो उड़ता रहता है ऊपर से, तो सॉरी, आई कांट बेयर विल बी एबल टू बेयर दैट इंसल्ट। मम्मी फ्रांस ने कहा ठीक है। किसको मम्मी को बुलाना है भाई? मम्मी को बीच बीच में बुला रहे हैं, सर को डांटो, टॉपिक से डिविएट हो रहे हैं। मैं डिविएट नहीं हो रहा नालायकों, मैं बीच बीच में वेट करता रहता हूँ कि कम से कम कुछ बच्चे लिखते रहें बातें सुन के। हाँ भाई नंदस, लिख दिया? चलिए चलते हैं आगे। सो बच्चों, शेयर कैपिटल के सामने बैलेंस शीट में आप लिख दीजिए अमाउंट कॉलम में 24,91,000। गलती, ऊपर लाइन नहीं बनेगी। 24,91,000। तो ये था बच्चों आपके पूरे सिलेबस का 5% कॉम्पोजिशन इन एन 80 मार्क पेपर। 4 मार्क्स इज टेस्टेड ओनली ऑन दिस कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन। सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे 4 मार्क्स की टेस्टिंग है। सो हो सकता है कि आपको बैलेंस शीट बन के आ जाए। इस बार के सीबीएसई के पेपर में तो है, ये पूरा कॉम्पोजिशन लिख के दिया गया है। और आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड, तो आपका जवाब होगा 2,50,000। हाउ मेनी शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, जवाब होगा 2,47,000 शेयर्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अरियर ऑन कॉल्स? 3,000 आपको मिलेगा, 9,000 मिलेगा, डिवाइड करके 3 रुपये आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो जब आपने एक बार किया होगा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व, तब तो आपको पता है किस स्टेप पे चलना है। इज दैट क्लियर और नॉट?
पापा ने कहा आज बेटा तुम कार चलाओगे, आप ऐसे करे क्योंकि आप तो कार में हमेशा सोते थे, आपको आवाज आती थी, तो आज आप फिर सोकर आवाज निकाल रहे हैं आप। ऐसे थोड़ा कार चलेगी। राजू रस्तोगी की तरह मत बन जाइएगा। जब पूछेगा प्रोफेसर भाई इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है, ड्रर, 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 ये इंडक्शन मोटर काम नहीं करती, इंडक्शन मोटर की डिस्टर्बिंग आवाज होती है। तो वहां कॉन्सेप्ट चल रहा था इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और मैग्नेटिज्म का, वो ढूंढा रहे थे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए तो सब लोग इसको कंप्लीट कर लें। आई एम मूविंग ऑन विद एन ऑल्टरनेटिव। तो बच्चों अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे विद एन ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव होगा, बैलेंस शीट आपकी पूरी सेम होगी बच्चों, तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए ऑल्टरनेटिव। आगे करंट मत लिख लीजिएगा, फिजिक्स के टीचर खुश हो जाएंगे, अकाउंट्स वाले दुखी हो जाएंगे। सो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव चिल्ड्रन? थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है। Those who do not have the money to buy for food, they reserve no right to eat the food. मेटाफर है, बता रहा हूं कैसे एनेक्ट होगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल तक सबको नजर आ रहा है बच्चों? वील राइट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 2,47,000 shares at the rate of ₹10 each. The value is 24,70,000। सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? स्मॉल बी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। आई होप सो किसी ने कॉम्पोजिशन को रब तो नहीं कर दिया है भाई? सर ने मिटाया, हम भी मिटा देंगे। समझ में आ गया? फिर से पूरा चाहिए मेरे को ये नोट्स टू अकाउंट्स। डू रीप्रिपेयर। तो हियर इट इज चिल्ड्रन, 3,000 shares at the rate of ₹10 each. Value is 30,000। कोई क्वेरी होगी तो जरूर पूछ लीजिएगा बच्चों, बिकॉज देर इज नो कॉन्सेप्ट इन दिस, इट इज जस्ट अ 5 line मगिंग अप। दीज थिंग्स वुड बी देयर, क्योंकि भाई हमने हमेशा बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस ही सीखे हैं, बट यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपके पास है ही नहीं, तो आप बनाएंगे कैसे? लेस कॉल्स इन अरियर्स, इट इज 3,000 shares at the rate of ₹3 each. What is 3,000 into 3 children? 9,000, and here it is 21. What does the total sounds to be exactly same children? 24,91,000. So might be possible in your schools and in some books you happen to see कि भाई those who committed arrear उनको आपने एकदम अलग कर दिया और इनसे आपने पूरे पैसे मांगे and they paid in full. Is that clear? कहां पे डबल लाइन ड्रॉ करनी है सबको समझ में आ गया? ऑथराइज्ड, इशूड और फिर लास्ट में एकदम सिर्फ 3 बार डबल लाइन ड्रॉ होगी, कैसा भी क्वेश्चन आए। आई लिटरली से कैसा भी क्वेश्चन आए, ओनली 3 times you have to draw डबल लाइन। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया भाई? डू इट, गेट इट फास्ट। सबको ये बात समझ में आ गई? अब एक जो प्रॉमिस था स्टार्टिंग में कि सर मान लीजिए अरियर हो ही ना, तो क्वेश्चन यहीं पे बच्चों एंड हो जाएगा। 2,50,000 shares at the rate of 10 each, पूरा 25 लाख यहीं आ जाएगा, और फिर यहाँ पे भी 25 लाख चला जाएगा। Is that clear? But that would have become a very childish condition, so I have not taken that. So next lecture में आपको काम क्या करना है? बैलेंस शीट का इसी तरह का फॉर्मेट, एक्सटेंडिंग अप टू 1 2 4 5 6 लाइन्स, एंड नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 लाइन्स तक का बना लीजिएगा, बिकॉज 2 चीजें यहां और आ सकती है। ओके, तो ऐसे आपको 5 फॉर्मेट्स रेडी करने हो, मैंने 5, बैलेंस शीट ऑल्सो एंड शेयर कैपिटल। सो वील डू टाइप 2 व्हेन देयर इज 4 फीचर, टाइप 3 4 फीचर के बाद रीइश्यू फॉर सम शेयर्स, टाइप 4 रीइश्यू ऑफ ऑल शेयर्स, एंड टाइप 5 4 फीचर पूरा हुआ और रीइश्यू भी पूरा हो गया। सबसे आसान घटिया 2 कौड़ी की कंडीशन यही है। Is that much understood well by all? चलिए, that's all for today.